हेलो नानू, प्लीज मुझे बचा लें। मम्मा आपके खड़ूस अनरोमांटिक पोते से मेरी शादी का सोच रही हैं। फोन पर एक सास में बोलती नाजिश को इल्म न था। लाइन पर वही खड़ूस काशिफ था। उसने बिना बोले लाइन काट दी। अगले दिन मामी नाजिश का हाथ मांगने पहुंच गई थी। जबान काशिफ की फरमाइश पर वो दंग रह गई। अब वो उसे रुखसत दुल्हन बने बैठी थी। वो कमरे में आया तो दादी से क्या शिकायत कर रही थी आप कि मैं रोमांटिक हूँ? उसने मायने खींचते से कहते हुए घूंघट हटाया। नाजिश की धड़कन। नानू प्लीज पिकअप द कॉल। नाजिश कब से नानू को कॉल मिला रही थी। मुसलसल बैल जा रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। नानू और मम्मा भी हद करती हैं। फोन रखने का फायदा क्या अगर कॉल ही नहीं पिक करनी होती। नाजिश मुसलसल बड़बड़ा रही थी और बेसब्री से बैल पर बैल सुन रही थी। अभी अभी नाजिश की मम्मा उसके सर पर नया ताज़ा बम फोड़ गई थी। क्या वो चाहती हैं कि उसकी शादी काशिफ से हो जाए, लेकिन वो मरते दम तक ऐसा नहीं होने दे सकती। इसकी मम्मा तो बहुत खुश थी कि वो एक बार फिर से अपने खानदान का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन कोई ये नाजिश से तो पूछता कि वो खुश है या नहीं। लेकिन ऐसे में नानू ही थी जो नाजिश की बात सुन सकती थी, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और इसकी हर बात मान लेती थी। एकदम ही कॉल पिक कर ली गई। नाजिश की जलती काशिफ को ब्रेक लगी और वो मुद्दे पर आई। हेलो नानू, कहाँ थी यार? कब से कॉल कर रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रही थी। नाजिश ने बगैर सलाम दुआ या हाल चाल जाने अपना बोलना शुरू कर दिया था। नानू, आपकी नवासी नाजिश लुट गई, बर्बाद हो गई। प्लीज मुझे बचा लेना वरना मैं मर जाऊंगी। मम्मा आपके खड़ूस अनरोमांटिक पोते से मेरी शादी का सोच रही हैं। फोन पर एक सास में बोलती नाजिश को इल्म न था कि कॉल की दूसरी तरफ कौन है। वो सिर्फ अपना बोल रही थी और अपना मुद्दा अपनी नानी तक पहुंचाने की ख्वाहिश थी। हाँ हाँ नानू, मुझे पता है आपका पोता काशिफ है। आपके लिए तो हीरा है हीरा, पर मुझसे पूछिए, मेरे लिए पुराना लोहा है। इस काशिफ को मुझ पर रहम करना नहीं आता। बहुत सख्त और घमंडी है, खड़ूस है, हिटलर है। हर वक्त पकौड़े जैसी नाक पर गुस्सा धरा रहता है और माथे पे तो झुर्रियों का जाल। क्या बताऊं और क्या कुछ है। हर वक्त ऐसे अकड़ कर चलते हैं जैसे सर्जन साहब अभी बंदा काटेंगे और खींच फेंक देंगे ना। आप ही अपनी नाजिश को बचा सकती हैं। वो बहुत अनरोमांटिक है। मेरे लिए कोई रोमांटिक सा बंदा देखें जो मेरा ख्याल करे, मेरे नाज उठाए। मैं ये नहीं कहती कि वो सरदार सिकंदर जैसा हो और अपने प्लॉट बेचकर मेरे लिए अंगूठी खरीदे, या फिर उमर जहांगीर की तरह मेरी आइसक्रीम से लथपथ हाथ अपनी शर्ट से साफ करे, माथे पर बल भी ना आए। लेकिन हाँ, आपका पोता मुझे मारकर नाजिश मेमोरियल हॉस्पिटल जरूर बनवा लेगा। प्लीज नानू, मुझे काशिफ से सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। इंसान प्यार से बात तो कर सकता है ना, लेकिन इनको वो भी नहीं आता। मेरी क्या ख्वाहिश है, एक कैरिंग, सुलझा हुआ, मोहब्बत से बात करने वाला, डैशिंग और रोमांटिक सा लाइफ पार्टनर। ये सारे गुण गाते नाजिश ये भूल चुकी थी कि काशिफ में सारी खूबियां मौजूद थीं। ननिहाल का सबसे हैंडसम, डैशिंग, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और अच्छे से सेटल लड़का काशिफ ही था। हाँ, वो अपने काम से काम रखता और बेकार बातें नहीं करता था। उसे गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार बातें एक आंख नहीं बाती थीं। उसके नज़दीक ये दोनों चीज़ें वक्त का ज़ाया है। और नाजिश एक शोक चंचल, लापरवाह, बातूनी और गैर संजीदा सी लड़की थी। यही वजह थी कि वो काशिफ के गुस्से का निशाना ज्यादातर वही बनती थी। इसलिए नाजिश इसकी पसंदीदा नापसंदीदा लिस्ट में थी। ऐसे नाजिश को लगता था। ये सब बोलते हुए नाजिश ये भी भूल चुकी थी कि लाइन पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने अब तक होठ नहीं खोले थे, वरना उसे ये भी पता चल जाता कि लाइन पर वही खड़ूस काशिफ था जिसकी शान में वो बेखौफ होकर बुराई कर चुकी थी। तभी दूसरी तरफ होती आहट पर उसने बिना बोले लाइन काट दी। हेलो हेलो नानू यार, नानू मेरी पूरी बात तो सुनती, जवाब ही नहीं दिया। यार ऐसे कौन करता है। नाजिश का मुंह बन गया। इस बात को कोई अहमियत ना देते हुए उसने सामने मौजूद शख्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया। काशिफ अपनी दादी के कमरे में आया तो मोबाइल मुसलसल बज रहा था,
पर दादू वॉशरूम में थी। उसने इस ख्याल से मोबाइल उठा लिया कि कोई ज़रूरी कॉल ना हो। मोबाइल पर नाज़िश का नाम चमकता देखकर वो कॉल उठाकर ये कहने ही वाला था कि दादू वॉशरूम में हैं कि नाज़िश ने हमेशा की तरह अपनी कैंची जैसी चलती ज़ुबान को चलाना शुरू किया और उसकी बुराइयां अपने बारे में सुनते काशिफ के होठों पर मुस्कुराहट आई। अगर नाज़िश ये देख लेती कि काशिफ मुस्कुराया है तो वो यकीनन बेहोश हो जाती, क्योंकि उसके नज़दीक काशिफ के पास मुस्कुराहट का भी हिसाब है। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर दादू कमरे में आई तो काशिफ आदर से खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ा। वो उन्हें सहारा देकर बाहर लाने लगा। दादू को अंदर से चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन इस घर में हर व्यक्ति को दादू से बहुत प्यार था और जब भी कोई उनके सामने होता तो वो किसी न किसी तरह अपनी मोहब्बत और सम्मान का इजहार ज़रूर करता। मेरा बेटा आ गया, और तुरंत से दादू ने प्यार से उसका माथा चूमा। दादू, मेरे काम का क्या बना? काशिफ सीधा मुद्दे पर आया। दादू बेड पर बैठी सांस बहाल करने लगी। हो जाएगा वो भी। तूने खाना खाया? वो उसे प्यार से पूछ रही थी। जी खा लिया, पर मेरे दिल को तो तसल्ली दें। क्या कहा फुप्पो ने? काशिफ ने चैन की सांस ली। बेचैन नजर आ रहा था। मैंने तुम्हारी फुप्पो से कह दिया, नाजिश मेरे काशिफ की ही दुल्हन बनेगी। दादू ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और फैसला सुनाया। थैंक यू दादू। काशिफ ने उनके माथे का बोसा लिया। अभी फोन किसका आ रहा था? दादू को जैसे याद आया, आपकी नाजिश का। उसने उनके कान में बताया। क्या कह रही थी वो? फोन उठाते पूछ रही थी, जो उसे कम से कम मुझे नहीं कहना चाहिए था। वो उसकी बातें याद करता मुस्कुराया। दादू ने हैरानी से काशिफ की तरफ देखा। कह रही थी, नानू, आपका काशिफ मेरे पर रहम नहीं करता। वो हंसते हुए उन्हें बता रहा था, और नाजिश की सारी बुराई है वो दादू को बताने लगा। वो भी हंसने लगी। पागल है बिल्कुल। तुम जी बुरा न करना, समझे? दादू ने उसे पुचकारते हुए कहा। मुझे पता है, बस आप मेरा काम करवा दीजिएगा। तू बेफिक्र रहे। दादू ने उसे यकीन दिलाया। अगले दिन मामी नाजिश का हाथ मांगने उनके घर पहुंच गई थी। काशिफ की फरमाइश पर वो अपनी नानू, मामू मामी और जमल को देखकर वो खुशी संभाली नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा से अपने ननिहाल से बहुत मोहब्बत थी। उसके ननिहाल में सिर्फ एक मामू का ही तो घर था, जहां वो जाकर जो जी चाहे करती। कोई कुछ नहीं कहता था सिवाय इस खड़ूस के। इसकी तो आंखों में ही वो खटकती थी। उसे हर वक्त रोक टोक और डांट ही उससे मिलती थी। आज हम तुम्हारे पास सवाल बनकर आए हैं। मामू ने बात का आगाज किया। हम अपने काशिफ के लिए तुम्हारी नाजिश का हाथ चाहते हैं। नानू ने बड़ी सम्मान से अपने पोते और इतनी ही मोहब्बत से अपनी नवासी का नाम लिया। आपकी ही बेटी है, हमें क्या एतराज हो सकता है भला? मूशा बेगम ने इफ्तिखार साहब को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निसार को तो कोई एतराज नहीं। इफ्तिखार साहब ने नाजिश के वालिद की राय जाननी चाहिए। नहीं भाई साहब, वो अभी घर पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी कोई एतराज नहीं। मूशा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बस, फिर काम में देरी कैसी थी? नाजिश को बुलाओ, हम रस्म करना चाहते हैं। नादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। नाजिश और जमल किचन में चाय की तैयारी कर रही थी। मूशा बेगम उसे बुला लाई। इसके साथ जमल भी ड्राइंग रूम में आई। बेबी पिंक फ्रॉक पजामे में सलीके से कंधों पर दुपट्टा फैलाए, चेहरे पर शदाबी झलकता, हर तरह के मेकअप से पाक था। इसके ड्राइंग रूम में आते ही नाजिश को नानू और मामू के बीच बिठा दिया गया और छोटी सी रस्म अदा की गई। इस अचानक फैसले पर नाजिश हैरान सी रह गई। नानू ने उसकी उंगली में काशिफ के नाम की अंगूठी पहना दी। वो दंग रह गई। नानू को इतना समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी इतनी ना के बावजूद भी उसे जबरदस्ती काशिफ के नाम की अंगूठी पहना दी गई। 2 महीने बाद हम अपनी बेटी को लेने आएंगे। इफ्तिखार साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। निसार साहब भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। जब भी कोई देर पहले ही आए थे, सबने उसका मुंह मीठा करवाया था, और जमल तो मुसलसल उसे छेड़ रही थी। ये सारी छेड़छाड़, हंसी मजाक और मंगनी की अंगूठी भी उसके दिल में मोहब्बत की कोई कॉम्पोल फूटने की वजह नहीं बना सकती। ठीक 2 महीने बाद उसे काशिफ के नाम करवा दिया गया था। इसके एतराज और बेतहाशा शोर मचाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इसका निकाह काशिफ के साथ करवा दिया गया था।
یہ ایک ایسی منگنی تھی جس میں وہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی منگنی تھی جس میں ایک بار بھی اس کی طرف سے میسج نہیں آیا تھا۔ نازش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ایک شوق سی لڑکی تھی جو سپنوں میں رہنے والی تھی اور ایسا ہی لائف پارٹنر چاہتی تھی، جبکہ اس کے آگے پیچھے پھر اس کے نخرے اٹھائے، گڑ گائے، لیکن اس کے تمام سپنے ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ نہ تو اس نے انگوٹھی خود پہنائی تھی، نہ ہی اس نے کوئی سمپرک کرنے کی کوشش کی۔ مما سے اعتراض کیا تو میرا مرا منہ دیکھو کہ کہہ کر انہوں نے چپ کروا دیا۔ وہ آنسو بہاتی اس کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی۔ اب وہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی اس کی منتظر تھی تو خاندانی لال جوڑے میں دلہن بنی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی کہ وہ عام طور پر میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے اس پر آج کے دن روپ بھی چڑھا تھا۔ اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے مطابق اس کا حسن آج اس کے دولہے کے دل پر بجلیاں گرانے والا تھا۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، اس کے دل کا تو فیوز ہی ہو چکا تھا۔ کاشف نے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا تو کیا اس کے حسن کے گڑ گائے، پر نہ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ آپریشن تھیٹر میں بھی اتنا ہی وقت لگاتے ہیں؟ نازش نے من سے سوچا۔ وہ تھک کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی کمر تختہ بن چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا۔ کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر اچھالا۔ بہت انتظار کروایا کیا؟ کاشف نے ٹائی کی گاٹھ ڈھیلی کرتے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، تختہ بن گئی میری کمر۔ نازش گھونگھٹ الٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ جو وہ چوکا، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس پر سے ہٹنے کے انکاری تھیں۔ وہ اسٹیج پر بھی کیسے خود پر قابو رکھ پایا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے دیکھتا، دل میں اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اس کے دو آنکھ جیسے حسین سے گھائل ہو رہا تھا۔ سوری، میرے دوست مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، اس نے ماتھا مسلتے بیچاری سے کہا۔ گھونگھٹ میں نے نہیں ہٹانا تھا، کاشف نے اسے شرارت سے چھیڑا۔ او ہاں، نازش نے جھٹکے سے گھونگھٹ دوبارہ گرایا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو دادو سے کیا شکایت کر رہی تھی تم؟ میں رومانٹک ہوں، اس کے معنی کھینچتے سے کہتے ہوئے گھونگھٹ اٹھایا۔ نازش کی دھڑکنوں میں طوفان برپا ہوا۔ اس نے یہ امید تو نہیں کی تھی۔ نانی نے آپ کو سب بتا دیا؟ کاشف بھائی، وہ خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ پہلی بات، اب سے تم مجھے بھائی نہیں کہو گی۔ کاشف نے انگلی اٹھا کر اسے فوراً ٹوکا، ورنہ میں بہت برا ڈانٹوں گا۔ پھر تم شکوہ کرو گی کہ تمہارا دولہا ہٹلر ہے۔ کچھ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھا کرو۔ وہ اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ دوسری بات، اگر تم مجھے بولنے کا موقع دیتی تو میں تمہیں اسی دن پتہ چل جاتا کہ کال دادو نے نہیں میں نے اٹھائی تھی۔ کاشف نے دوسرا دھماکہ بھی بڑے ہی سکون سے اس کے سر پر کر دیا تھا۔ نازش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ شادی سزا ہے؟ اس کو اپنی آواز گلے سے آتی معلوم ہوئی۔ تم بہت جلدی فیصلہ کرتی ہو، کاشف نے تسلی سے سر ہلایا۔ جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ شادی کی پہلی رات ہے یا کوئی کلاس؟ نازش نے منہ بناتے ہوئے دل سے سوچا۔ اس کے منہ بنانے پر کاشف دھیرے سے ہنسا۔ ہمیشہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اور جو نہیں دکھتا کبھی کبھی وہ سچ ہوتا ہے۔ وہ اسے گہرائی سے ایک اور پہلو دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس ناسمجھ کو ابھی وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ سزا ہوتی تو تم یہاں نہیں ہوتی۔ میں کسی بھی مجبوری میں سزا میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اپنا ہی نقصان کر لیتا۔ تم یہاں میری پوری رضامندی اور پسند سے موجود ہو، کاشف نے پرسکون لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نازش کا دل اس کے ہاتھوں میں دھڑکنے لگا۔ تم بغیر مجھے آزمائے رومانٹک ہونے کا ٹھپا نہیں دے سکتی۔ اپنی کزن نازش ملک کے ساتھ میں رومانس کرتا کیا؟ کیا لگتا ہے؟ ٹھرکی ڈاکٹر فلٹی ہٹلر نظر باز کھڑوس۔ وہ ہنستے ہوئے ایک کے بعد ایک اس کی رائے اپنے بارے میں گنوا رہا تھا۔ نازش شرمندہ ہو گئی۔ میں تم سے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ویسا ہی ثابت ہوں گا جیسا تم چاہتی ہو، البتہ میں کوشش کر سکتا ہوں، باقی تم سدھار لینا، اس نے شرارت سے کہتے اس کی ناک چھیڑی۔ نازش کا دل زور سے دھڑکا۔ آج بہت حسین لگ رہی ہو، چینج کر لو، تھک گئی ہوں گی۔ کاشف نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نازش کا چہرہ پلوں میں گلابی ہوا، سارے بدن کا خون جیسے چہرے پر آ سمایا ہو۔ آج تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ ویسے تو ہر وقت تمہاری زبان چلتی رہتی ہے۔
وہ اس کے زیادہ بولنے پر نوٹ کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ نازش سرپٹا گئی۔ کیا بولوں؟ آپ نے تو اب تک منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ کاشف نے سر پہ ہاتھ مارا۔ پہلے ہی چرن میں فیل ہو گیا۔ کاشف نے ڈریسنگ ڈرار سے ایک کیس نکالتے ہوئے کہا۔ نازش بے چینی سے اس کیس کو دیکھ رہی تھی۔ کاشف ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا اور وہ کیس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کیس میں چمچماتا گولڈ بریسلیٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا اور نازش کی آنکھوں کو چمکا رہا تھا۔ واؤ، بہت خوبصورت ہے۔ وہ پرشنسا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کاشف کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کاشف ایک پل کو چونکا اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جسے پوچھنا مقصد تھا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ جب بریسلیٹ دیا ہے تو پہنانے کا شوق بھی تو رکھنا تھا۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ مسکراتا بریسلیٹ نکال چکا تھا اور اس کی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ بریسلیٹ کے ہک لگنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ لاک کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ بڑبڑایا۔ اور یہ اس طرح سے لگے گا، نازش نے اشارے سے بتایا۔ کاشف کی رہنمائی نے بریسلیٹ کا لاک لگا دیا۔ نازش سے زیادہ اس کے چہرے پر خوشی کے بھاؤ تھے، کیونکہ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کو بریسلیٹ نہیں پہنایا تھا اور آج پہلی بار نازش کے ہی بریسلیٹ کا لاک لگایا۔ بہت خوبصورت ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو، اس نے شرمیلی مسکان چہرے پر سجائے کہا۔ ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کاشف اس کے خوبصورت چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں تو سردار سکندر ہوں جو اپنے پلاٹ بیچ کر انگوٹھی لایا ہے نا؟ تمہارے عمر جہانگیر جو تمہاری آئس کریم سے لت پت ہاتھ خوشی خوشی اپنے شرٹ سے صاف کروں؟ میں ناچیز تمہارا ڈاکٹر اپنی محنت کی کمائی سے لوگوں کی جان بچاتے بچاتے ہی یہ بریسلیٹ لے آیا۔ شاید اس کی بات اسی کو لوٹ گیا۔ نازش کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے دل جان سے قبول ہے، نازش نے شرماتے ہوئے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اجازت ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اس کی جھکی پلکوں کی باڑ دیکھ رہا۔ نازش نے شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر پن کیے اور اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی محبت کی پیاس بجھانے لگا۔ ایک دوسرے میں پل پل قطرہ قطرہ اترتے وہ ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے جا رہے تھے۔ دھڑکنوں کا شور محبت بھری سرگوشیاں ماحول کو اور دلکش اور رومانٹک بنا رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں وہ محبت کے نئے سفر پر کام تھے۔ تو پھر کریں۔ نازش مسکراتی آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی چھٹیوں کے بعد وہ آج پہلے دن ہاسپٹل ڈیوٹی کے لیے گیا تھا اور وہ بے صبری سے اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اس کے لیے دل لگا کر اچھا سا تیار ہوئی، خاص اس کے لیے کھانا بنایا تھا اور وہ جنگلی بلی کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ اس کو دیکھتے ہی جیسے نازش کے چہرے پر بہار آ گئی تھی۔ کاشف اب داخلی دروازے سے گھر میں داخل ہوا تو لپک کر دروازے کی طرف آتے نازش اور اس کے چہرے پر امڑتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا اور وہ جتنی لگن اور محبت سے کاشف کو دیکھ رہی تھی، اسے معلوم ہوا جیسے اسے اس وقت اپنے شوہر پر بہت پیار آ رہا ہو۔ کاشف کو اپنی بیوی کے اس پیار سے بہت پیار آیا۔ اس کا سارا بناؤ شنگار اپنے شوہر کے لیے تھا اور اس تیاری کو دیکھتے کاشف کی تھکاوٹ اترنے لگی۔ اس کے تنے ہوئے نسیں ایک دم ہی ریلیکس ہونے لگیں۔ کیسی ہو؟ وہ محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ بات کریں نا، وہ اسے اکسا رہی تھی۔ بس یار، فریش ہو جاؤں پھر کرتے ہیں، کاشف نے مسکراتے سے کہا۔ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، نازش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، پہلے فریش ہو جاؤ، بیک ٹو بیک سرجری تھی تو میں آج بہت تھک گیا ہوں۔ فریش ہو جاؤں پھر سکون سے بیٹھ کر ڈنر کریں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ وہ اس کا گال تھپکتا ہوا اسے سمجھا رہا تھا۔ ڈنر؟ نازش نے بجھے دل سے کہا۔ ہاں، ایک گلاس پانی دے دو پلیز، میں ذرا دادو سے مل لوں۔ وہ اس کا گال تھپکتا دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازش وہیں جمی کی جمی رہ گئی، نہ گلے لگایا نہ بوسہ دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار ڈیوٹی پر گئے تھے، محبت کا اظہار تو بنتا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی آگے بڑھتے کاشف کو یہ ایک دم خیال آیا جسے وہ اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی یا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے کیا کہنا ہوگا،
پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ نازش پانی، اس نے دادو کے کمرے سے ہی آواز دی۔ اپنی جگہ کھڑی نازش آنکھیں صاف کرتی، منہ بناتی پانی لینے چلی گئی۔ وہ ان دونوں کے لیے گرین ٹی لے کر ٹیرس پر آ گئی، جہاں کاشف آسمان کو دیکھتے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گرین ٹی، نازش کی آواز پر اس نے پلٹ کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے ٹرے لی، وہ سپ لینے لگا، وہ بھی خاموشیوں سے سپ لے رہی تھی۔ تم اتنی چپ ہو، کچھ ہوا ہے؟ کاشف گرین ٹی پیتے ہوئے حیرت سے اس کی خاموشی کو دیکھ رہا تھا۔ نازش نے سر نامے ہلاتے ہوئے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ دیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو تم اتنی چپ کیوں ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، اس نے شرارت سے کہتے اس کی ناک کھینچی۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ کاشف چونکا اور سنجیدہ ہوا۔ آپ نے کچھ کہا ہی تو نہیں، نازش نے روحانی لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ بھی اب میں بتاؤں؟ اس نے اپنی بھیگی آواز میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ پلیز بتا دو یار، میں تمہیں منا لوں۔ اسے اب فکر ستانے لگی تھی۔ اسے ان کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ نازش چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونے والی تو اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض اور رونے والی لڑکی تھی۔ یقیناً اسے کوئی ایسی بات ہٹ کی تھی جو کاشف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور اب جاننا چاہتا تھا، اسے منانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، نہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو کھانا کیسا لگا، نہ آپ نے گھر آتے ہی مجھے گلے لگایا۔ ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ نازش منہ بناتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ کاشف کا کہکا بڑا زوردار تھا۔ اوکے سوری۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور بڑی گرم جوشی سے اسے خود میں کھینچ لیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میری نظریں ہی تم پر سے نہیں ہٹ رہی۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کے لیے دیوانی محبت لیے کہہ رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو تمہاری آنکھوں میں موجود یہ چمک اور تمہاری میرے لیے پوری تیاری میں اسی وقت دیکھ چکا تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا تمہارے لیے میرا استقبال کرنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ ہاں، اعتراف نہیں کیا تھا، کاشف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ نے میری تھکاوٹ دور کی تھی، اور تمہارے ہاتھ کے بنے مزیدار گرم گرم کھانے نے میری بھوک بڑھا دی۔ اگر تم ایسے ہی مزیدار کھانے بناتی رہو تو میں جلدی موٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان پر بوسہ دیا۔ نازش خوش ہوتی شرما گئی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ اب خوش کچھ رہا تو نہیں ہے؟ کاشف شرارت سے اس کے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ نازش نے شرم سے سر ہلاتے ہوئے اسے بتانا چاہا کہ ابھی کچھ اور بھی رہا ہے۔ اب کیا رہا ہے؟ اس نے حیرت ہو کر پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، نازش نے شرم سے کہا۔ وہ کچھ پل سوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر آخر جیسے اس کی بات سمجھ آئی تو بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ لیکن میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ وہ سن ہو گئی۔ وہ اب اس کے لبوں پر جھکا، اپنے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ نازش کندھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالے اسے اپنے قریب سے قریب کرنے لگا۔ آزادی ملتے ہی نازش نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ اسے مضبوطی سے اپنے حساب میں لیے دل قریبی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا میری جان، میری جان نے مجھے مس کیا؟ کاشف نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ نازش نے سر بات میں ہلایا، پھر جیسے ہی کچھ خیال آنے پر جھٹکے سے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا اور اس کی مسکراتی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن نازش کی آنکھوں میں ناراضگی باقی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ ایک بار پھر پھنس چکا تھا۔ آپ کو تو بیک ٹو بیک سرجری تھی تو مجھے مس کرنے کا وقت کم ملا؟ وہ اس کی ہی بات اسے لوٹا کر پوچھ رہی تھی۔ کاشف نے بے بسی سے اپنا سر کھجایا۔ وہ ایک طرح تھی، میری نگاہوں میں تمہارا یہ خوبصورت سا چہرہ جو میری آنکھوں پر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سنبھلتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شرماتے مسکرا دی۔ اب سرجری کے وقت پیشنٹ پر دھیان دیا کریں، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ مجھے ڈانٹیں گے کہ ہاسپٹل میں ہی میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس نے اچانک جھنجھلاتے کہا۔ دھیان تو میرا پیشنٹ کی طرف ہی تھا، بس اتنا خیال تھا کہ میری پیاری سی بیوی
मेरी जान बेसब्री से मेरा घर पर इंतजार कर रही है। वो एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा चुका था। अगर मैं इतना सब कुछ कहने में और कर लेने के बाद भी मैं रोमांटिक लग रहा हूँ, तो क्या ख्याल है पूरा एपिसोड हो जाए। उसे अपने बाहों में उठाता कमरे की तरफ बढ़ गया। वो शर्माती उसके कंधे में अपना चेहरा छुपा गई। बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी। आज काशिफ भी जल्दी घर आ गया था। नाजिश का मूड एकदम ही खुशगवार हो गया। वो किचन में पकौड़े बना रही थी। लाउंज में काशिफ एलईडी पर कोई शो देख रहा था। तभी नाजिश चीखी और वो झटके से किचन की तरफ भागा। किचन में आकर देखा जहां नाजिश अपनी आंखों में बेतहाशा आंसू लिए अपना हाथ पकड़े रो रही थी। क्या हुआ? वो तेजी से आगे आया। क्या करती हो? कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? वो नाजिश का हाथ पकड़े उसे डाइनिंग चेयर पर बिठा चुका था और खुद ड्रॉर से फास्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से जलन की ट्यूब निकाली। माथे पर तेवर लिए उसका हाथ पकड़कर उसका जायजा लेते हुए मरहम लगाने लगा। वो अपना हाथ खींचने लगी क्योंकि जलन हद से ज्यादा थी। वो मजबूती से उसका हाथ पकड़े नरमी से उस पर ट्यूब लगा रहा था। वो मुसलसल हाथ खींच रही थी। क्या कर रही हो? उसने प्यार भरी डांट से कहा। बहुत जलन हो रही है, उसने तकलीफ में डूबी और रोई आवाज में कहा। काशिफ के माथे के बल कुछ कम हुए। जलन तो होनी है मेरी जान, आखिर हाथ जला है। गुस्सा बरकरार था। छाले बन जाएंगे, मुझे ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। फिर कहोगी मेरा शौहर जालिम भी है जो बहुत ज्यादा दर्द देता है। वो गुस्सा मजबूती से उसकी कलाई पकड़े मरहम लगा रहा था। आंखों में नरमी भी लिए है, लेकिन चेहरा हर दर्जा सपाट था। इस वक्त की तकलीफ इस वक्त के सामने कुछ भी नहीं। वो उसकी उंगली पर खामोशी से आंसू बहाती ठहर गई। वो उसकी दवाई लगाकर हाथ धोने लगा। ख्याल रखा करो, इस तरह लापरवाही से काम नहीं चलता। ठीक ठाक हाथ जला लिया तुमने। वो उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाने लगा। पकौड़े बनाने हैं, नाजिश ने नम आवाज में एतराज किया। छोड़ो, अब कोई जरूरत नहीं है, खुद ही मुलाजमा देख लेगी। इतना ज्यादा जला लिया है। वो उसे यूं ही खींचते हुए कमरे में ले गया और उसे बेड पर बिठा दिया। यहाँ बैठो, जब तुम नहीं थी तभी ये सारे काम होते थे। वो उसे मोहब्बत से डांट रहा था। नाजिश को लगा वो उसे जता रहा है। आंखों में आंसू एक बार फिर बढ़ने लगे। क्या बात, क्यों बार बार रो रही हो? अभी ठीक हो जाता है। वो उसे अपने सीने से लगाए उसका सर सहलाते हुए कहा। एक मिनट, कुछ हुआ है? काशिफ एक बार फिर चौंका क्योंकि उसकी जान चांद से प्यारी बीवी अचानक ही बात नहीं रो सकती और जलने पर इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। यकीनन असल वजह कुछ और थी। वो उसे नासमझी से देखते हुए सोच रहा था। आपने मोहब्बत से मेरे हाथ का इलाज तो किया ही नहीं, हाथ पकड़कर सीधा दवाई लगा दी और उसे डांट रहे हैं, वो भी इतना सारा। नाजिश ने मुंह बनाते हुए शिकवा किया। काशिफ हंस दिया। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। वो उसके सर पर चपत लगाया। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता ना। कुछ देर बाद काशिफ ने उदासी से कहा। नाजिश नाजिश का दिल उसके उदास चेहरे पर तड़प गया। ऐसा नहीं है, मेरी ख्वाहिश ही बहुत खूबसूरत है। नाजिश ने शर्मिंदगी से कहा। आप बहुत बहुत अच्छे हैं। नाजिश ने उसकी शर्ट के बटन को छेड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं रोमांटिक भी नहीं हूं ना। उसकी मायूसी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जितना वो चाहता था वो अपनी प्यारी बीवी के मान पूरा करे, कि वो अपनी प्यारी बीवी के मान पर पूरा उतरे, उतना ही कहीं न कहीं उसे कमी हो जाती थी। अब वो ठहरी नॉवेल्स की दीवानी है। अब वो ठहरी नॉवेल्स की दीवानी और वो ठहरा बेचारा डॉक्टर। ये दो अलग-अलग दुनिया के लोग कैसे मिल पाते? हाँ, कि आप बहुत अलग हैं। नाजिश ने उसके गाल पर अपने नरम होठों का लम्स छोड़ा। काशिफ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अब भी जलन हो रही है? तकलीफ और मोहब्बत से उसकी हथेली देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, नादिश ने मुंह बसोरते हुए सर नामे हिलाया। मेरा वाला तरीका ज्यादा ठीक था। मेरी इतनी मोहब्बत से देखने के बावजूद भी जलन तो तुम्हें फिर भी हो रही है। वो शरारत करने से बाज न आया। नाजिश खिलखिलाकर हंसी। आओ मेरे स्टाइल में बारिश एंजॉय करते हैं। पकौड़े ना सही, लेकिन मैं, तुम और ये बारिश का मौसम एक साथ बहुत हसीन लगेंगे। वो मोहब्बत से उसका हाथ थामे उसे टेरेस पर ले आया जहां बारिश अभी भी जोर से बरस रही थी। वो जब अपनी आंखों से बारिश को देख रही थी, उसे देखते ही उसके चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करने लगा। उसकी जरा सी निकटता पर उसके गाल दहकने लगे। रोमांस की दीवानी उसके जरा पर रोमांस दिखाने पर शर्म हया से लाल हो जाती थी। वो धीरे से हंस दिया।
کاشف نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ وہ دونوں بارش کے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے لگے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نازش نے کاشف کے گھر آتے اس کے سامنے گول گھومتے ہوئے پوچھا۔ کاشف ابھی ابھی ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ آج اس کے دوست کا سمارو تھا اور اس کی پوری فیملی ہی انوائٹڈ تھی۔ گھر والے جا چکے تھے۔ نازش نے کاشف کے ساتھ جانا تھا۔ کاشف کو ایمرجنسی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اپنے آپ تیار ہو چکی تھی۔ نازش نے اس کے لیے کپڑے بھی تیار کر دیے تھے۔ کاشف گھر آتے ہی اس کو تیار دیکھ کر تھم گیا۔ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس وقت کاشف نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گھیرے میں لیا۔ نازش اس کے اس دیوانے انداز پر شرما گئی۔ پیلے رنگ کے شرارہ گرارہ میں ہم رنگ دوپٹہ اسٹائل سے سیٹ کیے، نازک سی جیولری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ کاشف کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے سراپے سے ہٹنے سے انکاری تھیں اور وہ نازش بے تحاشا بلش کر رہی تھی۔ اس کا یہ شرمایا لہجہ، گھبرایا سا روپ اسے مزید بہکا رہا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور ان کا جام پینے لگا۔ کاشف ایک ہاتھ اس کی گردن میں اور ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ وہ کاشف کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے سہارے ہی رہی تھی۔ وہ اپنی سانسیں اس میں اتارتا پل پل اس میں گم ہو رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں کمزور ہونے لگیں۔ اگر کاشف نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو وہ کب کی زمین چوم چکی ہوتی۔ وہ اسی کی بازوں میں حمل کر گئی۔ کافی دیر اپنی پیاس بجھا لینے کے بعد اس نے اسے آزادی بخشی۔ وہ گہرے گہرے سانس کی ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ہی تو آتے ہی پوچھا تھا کہ کیسی لگ رہی ہوں، تو میں نے بتا دیا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ کاشف نے شرارت سے اس کی لٹ کھینچی۔ تمہاری لپسٹک تو میں نے کھا لی، تم دوبارہ سیٹ کر لو، وہ شرارت سے کہتے آگے بڑھا۔ آگے جاتا وہ ایک دم ہی کچھ خیال آنے پر پلٹا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کاشف نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کرتا پہنے پھر بتاؤں گی۔ نازش نے شرماتے ہوئے اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا۔ ایسے ہی بتانا جیسے میں نے بتایا۔ وہ جاتا پلٹ کر فرمائش کرنا نہ بھولا۔ جائیں۔ نازش شرمیلی تھی۔ ہنسی ہنس دی۔ گاڑی اپنے راستے پر راوا داوا تھی۔ گاڑی کے پرسکون ماحول میں کاشف کے پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی میں شامل نازش کے پرفیوم کی بھی خوشبو ماحول کو اور خواب نامک بنا رہی تھی۔ پلیئر پر چلتا رومانٹک میوزک دونوں کے دلوں کے تاروں کو چھیل رہا تھا۔ نازش کی نگاہیں کاشف سے ہٹنے سے انکار کر رہی تھیں۔ وہ آج سفید کرتا سلوار میں پیلے رنگ کی جیکٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالوں کو اپنے خاص اسٹائل میں سیٹ کیے وہ بہت آکرشک لگ رہا تھا۔ نازش کی نگاہیں اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں پر تھیں جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ان کے ہاتھوں سے ہوتی اس کی رسٹ واچ پر گئیں جو وہ مسلسل پہننے کا عادی تھا۔ کاشف خود پر کیندرت اس کی نگاہیں کو انجوائے کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ کاشف نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ کچھ بھی تو نہیں، نازش نے اپنی چوری پکڑے جانے پر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دلکشی سے ہنس دیا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے مسلسل مزاج سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کاشف کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ نازش نے پھر گھبرا کر اپنی نظروں کا کوণ بدلا۔ وہ دھیرے دھیرے سے ہنس دیا۔ دیکھ سکتی ہو تمہارا ہی ہوں، کاشف نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گئی۔ اس کا شوہر ہے؟ پھر کیا ہوا؟ وہ دیکھ ہی تو رہی ہے۔ نازش کے دل نے بے خوفی سے دلاسا دیا۔ کاشف سامنے موجود سڑک کو دیکھ رہا تھا اور سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ نازش کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس پر جا رہی تھیں اور واپس لوٹنے سے انکاری تھیں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، محبت کی یہ آگ کاشف کے دل میں بھی جل رہی تھی، لیکن وہ اظہار کے معاملے میں اناڑی تھا۔ اسے اپنے جذبات اور احساس کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ اس نے سڑک پر نگاہیں جمائے۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہا تھا اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نازش کا اسے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنا۔ میں تمہیں تفصیل سے گھر جا کر دیکھوں گا، کاشف نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے شرارت سے کہا۔ نازش اس کی بات پر اپنے خیالوں سے چونکی، پھر اس کی بات پوری سمجھ آنے پر بلش کرنے لگی۔ کاشف دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کا ارتقا شیشہ پر ہوتی دستک سے ٹوٹا۔ باہر گجرے والا ڈھیر سارے گجرے لیے کھڑا تھا۔ نازش کی آنکھیں ان گجروں کو دیکھ کر چمکی، جبکہ کاشف نے اشارے سے اس لڑکے کو منع کر دیا۔ وہ لڑکا دوسری گاڑی کا شیشہ بجانے لگا۔
नाजिश का मुंह बन गया। क्यों नहीं लेने? नाजिश ने गुस्से से पूछा। तुम्हें चाहिए? काशिफ ने उसकी तरफ देखते इस्तगफार किया। क्यों नहीं चाहिए? वो उल्टा उससे सवाल कर रही थी। तुम्हें पसंद है? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। हर लड़की को होते हैं। वो उसकी अकल पर मातम करने लगी। तुमने कभी बताया नहीं, काशिफ ने तसल्ली से कहा और शीशा नीचे करता इस लड़के को आवाज दी। इसमें बताने वाली क्या बात है? नाजिश ने हैरानी से पूछा। मुझे पता होता तो मैं रोज तुम्हारे लिए ले आता। मेरी बीवी भी खुश हो जाती। काशिफ ने इस लड़के को पैसे देते उससे गजरे ले लिए और शीशा ऊपर कर लिया। उसने हाथ बढ़ाकर तेजी से गजरे डैशबोर्ड पर रख दिए और गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब सिग्नल भी खुल चुका था। और नाजिश हैरान होती निगाहों से उसके इस अमल को देखने लगी। ऐसे ही मेरी बीवी समझती रही कि मैं रोमांटिक हूँ। गजरों से यूं चुटकी में मान जाती। वो मुस्कुराते अपने बाल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जी नहीं, मुझे अंदाजा हो चुका है। मेरा शोहर धक्का स्टार्ट है। मैंने ही धक्का लगाया और गजरा लेने को कहा। आपको कहाँ ख्याल आता है इन बातों का? वो मुंह बनाते नाराजगी से रुख मुड़ गई। उसका दिल बहुत खराब हुआ। और काशिफ, वो गजरे अगर ले ही लिए थे तो उसको पहनाता तो सही, और अगर पहनाने ही नहीं थे तो कम से कम थमा ही देता। गजरों की इस बेकदरी पर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। नाजिश को हमेशा से ही गजरे बहुत पसंद थे। उसकी मम्मा ने उसे गजरे कभी पहनने ही नहीं दिए कि बाद में पहनना। अब वो क्या बताती कि उनके धक्का स्टार्ट भतीजे को ये भी नहीं पता कि गजरे सिर्फ डैशबोर्ड पर रखकर फूलों की खुशबू से गाड़ी महकाने के लिए नहीं होते, बल्कि बीवी की कलाइयों में सजाकर इनका हाथ पकड़कर इनकी खुशबू महसूस करने के लिए होते हैं। वो कभी काशिफ को देखती तो कभी डैशबोर्ड पर रखे इन गजरों को देखती। गाड़ी समारोह हॉल के सामने रुक चुकी थी। वो गाड़ी पार्क करता फुर्सत से अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो दुनिया जहां से बेखबर अपनी ही सोचों की दुनिया में मगन थी। काशिफ को इतना तो यकीन था कि इन सोचों में वो उसकी बीवी ही होगी। नाजिश, मेरी जान, हम पहुंच चुके हैं। तुम कहाँ तक पहुंची? वो शरारत से कहते उसकी लट खींची। उसकी बेखबरी पर चोट कर रहा था। उसकी सोचों का सिलसिला भी टूट गया और वो होश में आई। नाजिश ने गजरे उठाने के लिए बेचैनी से हाथ बढ़ाया। काशिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे गजरे लेने का शौक है, ये नहीं पता कि उसे ऐसे नहीं पहनते। काशिफ ने शरारत से कहते वो गजरे उठा लिए। इसके हाथ में अभी भी नाजिश का हाथ था। नाजिश ने हैरत भरी खुशी से देखा। उसका शौहर इतना भी धक्का स्टार्ट नहीं था जितना वो समझ रही थी। नाजिश के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। काशिफ ने मुस्कुराते हुए वो गजरे एक एक करके उसकी दोनों कलाइयों में जीनत बना दी। इसके दोनों हाथ अभी भी काशिफ के हाथ में थे। वो मदहोश होते हुए उसकी खुशबू महसूस करने लगा। नाजिश का दिल उसके दोनों हाथों में धड़कने लगा। नाजिश ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। इन गजरों की खुशबू को महसूस करते उसके दोनों कलाइयों पर बारी बारी अपना मोहब्बत भरा लम्स दिया। वो लड़की जिसे वो पाने की ख्वाहिश हमेशा से करता था, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके मुकद्दर में लिख दी गई थी। तो क्या वो थोड़ी नासमझ थी? उसकी उम्मीदों पर वो पूरा उतर नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। थैंक यू आर वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। पर जज्बात से नाजिश उसके सीने से लग गई। काशिफ ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से उसके गिर्द घेरा बांधा। मुझे उनका बेस्ट हस्बैंड नहीं बनना, सिर्फ तुम्हारा बेस्ट हस्बैंड बनना है। वो इसी तरह हंसते हुए उसे अपनी ख्वाहिश बता रहा था। ना, मेरे ही बेस्ट हस्बैंड और दुनिया के भी बेस्ट। वो उसके सीने से चेहरा उठाए उसके चेहरे को मोहब्बत पाश नजरों से देख बता रही थी। आई लव यू। नाजिश ने धड़कते दिल से इजहार करते उसके गाल पर अपने लबों का लम्स छोड़ा। उसकी लिपस्टिक काशिफ के गाल पर अपना निशान छोड़ गई। लिपस्टिक के निशान पर नजर पड़ते ही उसे होश आया। ओ, आई एम सॉरी। नाजिश ने अंगूठे से इस निशान को मिटाते हुए कहा। मुझसे मोहब्बत का इजहार घर जाकर कर लेना, यहाँ दुनिया को मत दिखाओ। काशिफ ने हंसते हुए लिपस्टिक का निशान टिश्यू से साफ किया। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। नाजिश तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। तभी उसकी फर्शी सलवार में उसका पाँव अटका और वो औंधे मुंह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई गिरती चली गई। नाजिश की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। घर की हर दीवार उसकी चीखों से गूंज उठी। घर की सभी औरतें इन दहला देने वाली चीखों से चौंकते हुए बाहर आईं और लॉन्च में आते ही नाजिश को बेहोश हालत में पड़े देखा तो वो चीख कर रही। जमल भागती हुई उसकी तरफ लपकी। मॉमी और नानू भी मामी और नानी भी उसके पास आईं। जमल इसके बाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी।
पर वो होश खुद से बेखबर थी, सर से खून बह रहा था। नाजिश, वो परेशानी से नाजिश को उठाने की कोशिश करने लगी। भाई को कॉल करो, नादिया बेगम ने जमल को परेशानी से कहा। जमल ने परेशानी के आलम में भाई को कॉल मिलाई। भाई कॉल नहीं उठा रहे, वो ओटी में होंगे। जमल ने रोते हुए कहा, एम्बुलेंस को कॉल करो। नादिया बेगम परेशानी के आलम में बोली। एम्बुलेंस के आते ही वो लोग नाजिश को अस्पताल ले गए। इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। उन्होंने इफ्तार साहब और नाजिश के माता पिता को भी कॉल करके नाजिश के गिरने का और उसे हॉस्पिटल ले जाने का बता दिया। काशिफ ओटी से निकला तो अपना मोबाइल चेक किया। जहां जमल की मिस कॉल थी, वो फिक्रमंद हुआ। फौरन जमल को कॉल मिलाई। हेलो भाई, जमल ने रोते हुए उसे पुकारा। जमल, बेटा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सब ठीक है? काशिफ ने परेशान होते पूछा। जमल की परेशानी और उसकी आवाज उसे बहुत परेशान कर चुकी थी। भाई, हम ठीक हैं, लेकिन नाजिश ठीक नहीं है। जमल ने बेतहाशा आंसू के बीच कहा। क्या हुआ उसे? काशिफ बहुत परेशान हुआ। वो सीढ़ियों से गिर गई है। जमल रोते हुए उसे बताने लगी। अब कैसी है? ठीक नहीं है, वो हम हॉस्पिटल में हैं। जमल के दिल को कुछ हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी गंभीर हालत होगी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। छोटी से छोटी बात पर ही परेशान हो जाती और रोने लग जाती। कौन से हॉस्पिटल में हूँ? उसने बेकरारी से पूछा। आपके हॉस्पिटल में, जमल ने रोते हुए बताया। मैं आ रहा हूँ। वो फौरन कॉल काटा इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। वार्ड में आते ही उसे अपनी फैमिली खड़ी नजर आई। वो इन सब से मिले बगैर अंदर घुस आया जहां नाजिश का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके आते ही नर्स उसे तफसील से बताने लगी। लेडी डॉक्टर उसे ट्रीट कर रही हैं। वो भी आगे बढ़कर उसे देखने लगा। उसके स्टिचेस लगा दिए गए थे। काशिफ उसकी तसल्ली करता बाहर आया। उसके आते ही जमल उसके साथ लग गई। भाई, वो बहुत रो रही थी। अब कैसी है नाजिश? इत्तेफार साहब ने परेशानी से पूछा। ठीक है, स्टिचेस लगा दिए गए हैं, अभी होश नहीं आया, कुछ देर में आ जाएगा। आप लोग परेशान न हो। काशिफ ने इत्तेफार साहब के कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी। काशिफ के बताने पर सबने शुक्र किया। गिरी कैसे थी? काशिफ को जैसे याद आया। पता नहीं बेटा, हम सब अपने कमरों में थे। नाजिश की चीखों से ही हमें पता चला। नादिया बेगम ने तकलीफ से बताया। जमल ने उनको साथ लगाया। आप बेफिक्र हो जाएं, वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं दादू को कॉल करके बता दूं, वो परेशान हो रही होंगी। जमल ने आंसू साफ करते हुए कहा। आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं, मैं हूं यहाँ नाजिश के पास। काशिफ ने उन्हें तसल्ली दी। नहीं बेटा, जब तक उसे होश नहीं आएगा हम यहीं रहेंगे। घर जाकर हमें सुकून नहीं आएगा और फिर बच्ची क्या सोचेगी कि मेरे पास कोई भी नहीं था। नादिया बेगम बड़ी ही मोहब्बत से नाजिश का जिक्र कर रही थी। काशिफ ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। अच्छा, आप लोग मेरे ऑफिस में बैठ जाएं। काशिफ ने उन्हें अपने ऑफिस में बिठा दिया और अंदर उसके पास आ गया, जहां उसकी जान से प्यारी बीवी होशो हवास से बेखबर पड़ी थी। वो उसे ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। काशिफ का दिल कटकर रह गया। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। चेहरे पर नील का निशान मौजूद था। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वो तो उससे उल्टी सीधी फरमाइशें करती अच्छी लगती थी। सिलसिलाती हुई, चहलकदमी रखती हुई उसे दिल में बहार लाती थी। लेकिन वो जानता था कि ये तकलीफें बस कुछ ही देर की हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके सब जख्म भी भर जाने थे। बस अब तकलीफ के पल तो वो थे जब वो होशो आवाज से बेखबर थी। एक बार वो होश में आ जाए, इससे बात कर ले, काशिफ के दिल को करार आ जाए, तसल्ली हो जाए कि उसकी तरफ में कमी आ जाएगी। वो एक बार उसे देख ले, उसे बुलाए, ताकि काशिफ को सुकून हो सके। दिल था कि कांटों पर लौट रहा था। गहरी सांस लेते वो वहीं उसके पास बैठ गया। नाजिश को होश आ चुका था। सभी घर वाले उससे मिलकर जा चुके थे। जमल ने उसके साथ लगते हुए एक बार फिर रोने का दौर अंजाम दिया, जिसे काशिफ ने पकड़कर पीछे किया और रोने से मना किया, क्योंकि उसके साथ साथ नाजिश भी रो रही थी। उस दिन काशिफ ने मम्मा पापा को बड़ी मुश्किल के साथ घर भेजा। वो आज खुद नाजिश के पास रहने वाला था, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी या नाजिश के माता पिता को कोई तकलीफ पहुंचे और फिर उसका दिल भी अपने खाली कमरे में नहीं लगता। इसलिए आज उसका यहाँ रुकने का प्लान था। आप क्यों रुके हैं? नाजिश ने कमजोर आवाज में काशिफ से पूछा। क्यों नहीं रुकना चाहिए था? वो उल्टा इसी से पूछ रहा था। आपकी सुबह ड्यूटी भी होती है, आज भी आप पूरा दिन व्यस्त रहे।
थक जाएंगे, वो उसके लिए परेशान हो रही थी। आराम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अभी तो मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ कि अपना ख्याल रख सकूं। नाजिश ने मासूमियत से कहा। काशिफ ने कहकर लगाया, मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं तुमसे अपना ख्याल नहीं रखवा रहा। काशिफ ने मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा, पहले अपना ख्याल तो रखवा लो, और फिर अगर मैं घर चला भी गया तो खाली कमरा मुझे मुंह चिढ़ाएगा। मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। वो उसे अपनी बेबसी बहुत संजीदगी से बता रहा था। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? काशिफ ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा। बहुत ज्यादा हो रहा है, नाजिश ने भीगी आवाज में कहा। मैं अभी तुम्हें पेन किलर देता हूँ, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो और सुकून से अपने शौहर से खिदमतें करवाओ। वो उसे शरारत से छेड़ रहा था। नाजिश धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट इतनी जोरदार और इतनी दिलकश नहीं थी जितनी आम दिनों में हुआ करती थी। आज उसकी मुस्कुराहट में तकलीफ और खोखलापन साफ नजर आ रहा था। काशिफ को दिल को कुछ हुआ था। तुम मुझे ऐसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक से मुस्कुराकर दिखाओ, वो फरमाइश कर रहा था। नाजिश ने अपने शौहर की फरमाइश पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ताहाल वो उसमें कामयाब न हुई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सरदार ने या उमर ने अपनी बीवियों के स्टेटस नहीं लगवाए होंगे, लेकिन मैंने। काशिफ ने अपनी बीवी के स्टेटस लगवाए हैं। वो कॉलर अकारता फकर अंदाज में अपना कारनामा बता रहा था और इससे भी दाद चाहता था। नाजिश खुलकर मुस्कुराई। ये पहलू तो आज उसके जहन में आया ही नहीं। वो धीरे से हंस दी। कोई और वक्त होता तो शायद वो उसकी खुशी को सेलिब्रेट भी करती, क्योंकि उसके दिल को वाकई सुकून मिला था। ये काम तो न सलार ने किया था, न उमर ने, जो उसका शौहर उसके लिए कर गुजरा। नाजिश ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने शौहर को देखा। काशिफ उमर शौहर नहीं था। वो शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी तस्कीन कर रही थी। उमर शौहर नहीं था? वह हैरानी से पूछ रहा था। नहीं था, वो उसे बता रही थी। इनफैक्ट उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे दी थी और एंड पर मर भी गया। वो आंखें बंद की तकलीफ से मुस्कान बता रही थी। काशिफ के दिल को कुछ हुआ। उसे नाजिश के गाल पर मोहब्बत से लब रख रही थी। यार, तुम ऐसे ही उमर पर दीवानी हो रही थी, फिर तो मुझे ज्यादा कंपटीशन सिर्फ सराल ने देना था। ऐसे ही उमर लाइन में लगा हुआ था। काशिफ ने शरारत से उसको अपने सीने से लगाया। मुझे सलार सिकंदर नहीं चाहिए था, मुझे काशिफ चाहिए, जो मेरी हर तकलीफ में तड़प उठता है, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी फालतू से फालतू फरमाइश और ख्वाहिशात का सम्मान करता है, मेरे खातिर अपने मिजाज के खिलाफ जाता है, मेरी हर गलती को माफ कर देता है। लेकिन सिर्फ शादी के बाद से नाजिश उसके गाल खींचते हुए उसे यकीन दिलवा रही थी, और मुझे ये भी अंदाजा हो चुका है कि उसके काशिफ की मोहब्बत का पल्ला हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि वो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी बीवी नाजिश के लिए है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, जिसकी तकलीफ से वो भी तड़प उठते हैं। सलार की मोहब्बत को भाव होगा अमामा को, क्योंकि वो मोहब्बत उसके लिए थी और हकीकी मायनों में तो थी ही नहीं। हमें हमेशा ऐसी मोहब्बत में खुश रहना चाहिए जो हमारे लिए ऊपर वाले ने तय की है। नसीब से बढ़कर और नसीब से कम कुछ भी नहीं मिलता, और जो हमारे लिए बेहतरीन होता है, हमारा ऊपर वाला हमें उससे नवाज देता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस नादान की जिसने मुझे मेरी मोहब्बत, मेरे काशिफ, मुझे अता किया। वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, स्टिच भी लगा सकते हैं। नाजिश जज से कहती, आखिर में शरारत कर दी। काशिफ भी धीरे से हंस दिया। यानी मैं अपनी मोहब्बत पाने में कामयाब ठहरा? काशिफ की आंखों से बहुत चमक लिए उससे पूछ रहा था। पहले दिन से ही ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी जो मजीद से मजीद की चाह मुझे मौजूदा सितारों की चमक देखने नहीं दे रही थी। नाजिश ने उसके कंधे पर सर रख दे तसल्ली से कहा। काशिफ ने उसके गिर्द घेरा मजबूत कर दिया। आई लव यू मेरी जान। काशिफ ने नरमे से उसके लबों पर मोहब्बत का लम्स छोड़ा, और वो भी बहुत पहले से, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे ही साथी की जरूरत थी जो मेरे सामने डटकर अपना मौक़िफ़ बताती हो, जो मुझे डांट खाने के बावजूद न डरती हो, चुराई से अपनी ही फरमाइशें पूरी करवा लेती हो और मुझ पर अपनी मर्जियां भी चलाती हो, क्योंकि खुश मिजाजी मेरे पास पहले से बहुत। काशिफ ने मोहब्बत से अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से मानदंड बता रहा था। नाजिश की मुस्कुराहट, क्या ये तारीफें हैं या बुराइयां? वो आंखें दिखाते हुए पूछ रही थी। मेरे नज़दीक ये तो मेरे लाइफ पार्टनर के हवाले से मेरी ख्वाहिशात हैं, बाकी तुम्हें जो मर्जी लगे। नाजिश धीरे से हंसी। तुम कुछ नहीं कहोगी? काशिफ उससे सुनना चाहता था।
थैंक यू। अगर आप उस दिन फ़ोन पर मेरी फालतू की बकवास सुनने के बाद ज़िद में आकर रिश्ता ना भेजते, तो ये मोहब्बत अधूरी रह जाती। नाज़िश ने तसल्ली लहज़े में कहा, ये मोहब्बत कभी भी अधूरी नहीं रह सकती थी, क्योंकि इस पहले रोज़ भी नहीं थी। मुझे तुमसे मोहब्बत थी और फिर हमें इस रिश्ते में बाँधने का फ़ैसला हमारी पैदाइश से पहले ही ऊपर वाला अर्श पर तय कर चुके थे। काशिफ़ ने उसके सर पर बोसा दिया। नाज़िश उसके गिर्द बाजू डालती शांति से मुस्कुरा दी। इस वक्त घर में काफी हलचल थी, क्योंकि आज इस घर की इकलौती और लाडली बेटी जमल की मंगनी थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर शख्स चाहता था कि जमल की मंगनी में कोई कमी न रहे, क्योंकि जमल सबकी आंख का तारा थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर किसी को हर चीज परफेक्ट होने की फिक्र थी। घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। नाजिश भी यहाँ से वहाँ भागती एक अच्छी और जिम्मेदार बहू होने का सबूत दे रही थी। आराम से उसको तेजी से मुसलसल यहाँ से वहाँ होता देख काशिफ ने फिक्रमंदी से टोका, ओ सॉरी, काफी काम रहते हैं। नाजिश ने शर्मिंदगी से कहा, काम भी होते रहेंगे। काशिफ ने उसे मोहब्बत से टोका, वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अगर अब मैंने तुम्हें कोई भी ऐसी लापरवाही करते देखा तो हाथ पकड़कर ले जाऊंगा और बेड पर बिठा दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं मानती। काशिफ ने उसे चेतावनी दी। करीब नाजिश और काशिफ के यहाँ औलाद की पैदाइश होने वाली थी। वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ रही थी और उसमें मजबूती भी आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। नाजिश ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने शौहर को देखा, जो उसका बहुत ख्याल रखते थे। इस अरसे में नाजिश भी समझ चुकी थी, हकीकी जिंदगी और ख्याली जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वो दुनिया फैंटेसी की दुनिया है, जो इंसान की उम्मीदों और ख्वाहिशात को और बढ़ा देती है और अपनी हकीकत में मौजूद जिंदगी की नेमतों से दूर कर देती है। उसे ये भी समझ आ चुका था कि किसी की जिंदगी भी पूरी और परफेक्ट नहीं होती। हर एक की जिंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन हमें इस कमी को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास हो उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बने हिटलर, नाजिश ने शरारत से अपने शौहर को छेड़ा। बिल्कुल, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मैं हिटलर हस्बैंड भी बन जाऊंगा। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। ओके माय लविंग हस्बैंड, आप ऐसे भी ठीक हैं, आप तैयार हो जाएं, मैं अभी आती हूँ। जमल को भी देखना है, वो कहीं मेरा इंतजार ना कर रही हो। नाजिश ने बाहर की तरफ जाते कहा। काशिफ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मुझे ये तो बताने दो कि मेरी जान कैसे लग रही है। काशिफ ने उसकी कमर में बाजू डालते हुए उसे अपने करीब किया। पहले आप तैयार हो जाएं, फिर बता दीजिएगा। उसने ब्लश करते उसे टालना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि उसका ट्रैक बदल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी तुम्हें बताना है। ये कहते ही काशिफ उसके लबों पर झुका और उनको अपनी कैद में ले लिया। वो उनकी नमी पीने लगा। नाजिश ने उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ ली। वो जानती थी कि अब उसका दिल जब तक नहीं चाहेगा उस आज़ादी नहीं बख्शेगा। उसके लम्स में शिद्दत बढ़ने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन काशिफ को भी अभी उसका रहम नहीं आया था। कुछ देर बाद वो अपनी प्यास बुझाता अपनी मर्जी से पीछे हुआ। नाजिश ने अपने होंठ के कोने से होंठ साफ किया। मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर दी, उसने नाराजगी से देखते हुए शिकवा किया। तुम फिर लगा लेना, इनफैक्ट मैं लगा दूं। मैंने तो तुम्हारी अभी तक तारीफ भी नहीं की। ये नहीं बताया कि तुम्हारी आंखें कितनी नशीली लग रही हैं। ये नहीं बताया कि तुम्हारी नाक में चमकती बिंदिया मुझे अपने जानिब खींच रही है। अभी ये नहीं बताया कि तुम्हारी काशिफ की आंखों में खुदारे लिए बोल रहा था। बस बस, मुझे आपके पहले इजहार में ही समझ आ गया था कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। नाजिश ने हंसते हुए 2 कदम पीछे लिए। वो भी हंस दिया। उस पर हाथ खींचकर अपने सीने से लगाया। तुम्हें तफसील से बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ, लेकिन फुर्सत से अभी इतना समझ लो कि तुम मेरा दिल बेईमान कर चुकी हो। काशिफ खुमार लहजे में कहते उसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। आप तो पहले दिन से ही बेईमान हैं। नाजिश ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ा। यू आर माई वर्ल्ड, काशिफ ने उसके सर से सर टिकाते जज्बे से कहा और उसके लबों पर नरमी से चुम्बन की। यू आर माई लाइफ, नाजिश ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। काशिफ उसके गिर्द अपना घेरा और मजबूत किए। दोनों ही शांत और तसल्ली में थे।
دونوں کو ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا ساتھ کافی تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔